नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश। हमारे खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीतू शर्मा और मेरे साथ है हमारे सहयोगी दुर्गेश भटनागर जी। आज इस खास न्यूज़ रूम प्रोग्राम में सत्ता के गलियारों में कई अहम फैसले होते हैं। जो सरकार है, वर्तमान सरकार कई ऐसे अहम फैसले लाती है, कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती हैं। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या सत्ता के गलियारों में चल रहा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ रूम में। सर, जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार, भजन लाल जो है, उनका ये जो कार्यकाल है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में ये पहली बार है। ऐसे वो काफ़ी कार्यरत रहे हैं, सक्रिय रहे हैं राजनीति में, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री या एज ए सीएम कहें तो वो पहली बार, उनका ये पहला मौका है। बिल्कुल। तो और कई सारे ऐसे फैसले भी हैं जो उन्होंने राजस्थान के लिए लिए हैं, प्रदेश की प्रगति के लिए लिए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो राजस्थान के लिए कितनी ज़्यादा प्रभावशाली है और आगे राजस्थान का क्या फ्यूचर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए भजन लाल जी की अगर बात करें तो इनका पहला टेन्योर है जी, और इससे पहले किसी संवैधानिक पोस्ट पे वो नहीं रहे हैं। सरकारें पहले भी बीजेपी की रही है, लेकिन भजन लाल जी को वो मौका नहीं मिला। लेकिन संगठन के तौर पर वो बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ रहे और काफ़ी कुछ उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम भी किया है। लेकिन पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया एक अप्रत्याशित फैसले के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, जो एक आम कार्यकर्ता है जो वाकई एक्टिवली काम कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं हैं और भजन लाल जी लगातार जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने क्रियाकलापों से, अपने जो फैसले हैं उसको लेकर। अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब सरकार जाती होती है तब जाके जो है वो इन्वेस्टमेंट सबमिट किया जाता है। इन्होंने अपने पहले ही टेन्योर में, अपने पहले ही साल के अंदर ग्लोबल सबमिट किया और वो अब धरातल उतारने के लिए 4 साल उनके पास पूरे हैं और वो लगातार उसकी बैठकें भी ले रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी वो जीरो टॉलरेंस की होगी और वो बिल्कुल नज़र आता है। अभी कल ही की बात लीजिए आप, कल ही उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया, बैठक की, और उसके बाद जो उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी नीति, उसके लिए उन्होंने जो है वो 9 तो पुलिस निरीक्षकों को जो है वो अनिवार्य जो उनकी सेवानिवृत्ति वो दे दी। भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे, वो जो है भ्रष्टाचार के आरोप उन पर सिद्ध भी होते हुए नजर आया, तो उन्होंने उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। तो जो ये बड़ा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में लगातार जो जिस तरीके की स्थितियां हैं, लोग बाग ये होते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, छूट जाते हैं और उसके बाद वापस पोस्ट पे आ जाते हैं और फिर उनका वो वही चलता रहता है। लेकिन साफ तौर पर ये उन्होंने संदेश दे दिया है कि ऐसा राजस्थान में नहीं चलेगा। इवन एक IAS जो हैं उनके लिए भी उन्होंने अनुशंसा कर दी है। केंद्र सरकार अब उसके ऊपर कार्रवाई करेगी कि वो भी भ्रष्टाचार के उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे, अब उन पर आगे किस तरीके की स्थितियां बनेगी वो तो है ही। उसके साथ साथ उन्होंने करीब 13 अधिकारियों के ऊपर जो 16 CCA के नोटिस जो जारी हुए थे, उसको लेकर भी उन्होंने जो है वो एक कड़ा कदम उठाते हुए उनको भी जो है उनकी पेंशन रोक दी है। वो रिटायर हो गए थे, सारा सब कुछ होने के बाद, क्योंकि उनके वो जो ऊपर जो भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगे, उसके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई हुई और सारा सब कुछ जांच हुई, उसके बाद जो उनके खिलाफ जब मामले आए तो उसके बाद उन्होंने उसको जो है वो अनुमोदित कर दिया और उनकी जो पेंशन रोक दी गई, और उसमें से एक अधिकारी की तो 100% पेंशन रोक दी गई है। अब ये अलग बात है कि अब उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी को सीधा जो है वो मैसेज है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी चाहेगी वो सब कुछ नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त है और उसके अगर जांच होती है और उसमें वो दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा कदम कह सकते हैं, भजन लाल सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है ये। तो भजन लाल सरकार के जो फैसले हैं जो अभी वर्तमान में जो लिए जा रहे हैं, उससे ही कह सकते हैं कि जो भजन लाल हैं, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, वो एक सुदृढ़ नेता हैं। लेकिन अक्सर उन पर आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की ओर से कि उनका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल से ऑपरेट होता है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंट नहीं होकर के ऐसा कुछ, जो विपक्ष के जो उन पर आरोप है वो किस हद तक सही है
और क्या उनके मायने हैं? लगातार विपक्ष जो वगैरह पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार इस तरीके की है। हम कई बार देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी लगातार कहते हैं कि ये पर्ची की सरकार है, दिल्ली से कोई पर्ची आती है और उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसमें केंद्र की इन्वॉल्वमेंट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो राज्य अपने लेवल पर लेता है। तो जहाँ केंद्र की बात होती है, जहाँ सामंजस्य बिठाने की बात होती है, यार हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी कई ऐसे निर्णय होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता है। तो अब जब पड़ोस में भी अगर बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में एक सामंजस्य के साथ अगर कोई फैसला किया जाता है तो सभी लोगों के लिए वो ठीक हो सकता है। तो केवल ये कह देना चाहिए कि वो पर्ची की सरकार है, वहाँ से कोई लिखा हुआ आएगा और वो उसके ऊपर भजन लाल जी करेंगे और फिर वो, ऐसा नहीं है। वो इंडिविजुअली बराबर लगातार करते आ रहे हैं, अपने फैसलों से, अपने जो काम है, अपनी योजनाओं से जो हैं वो ये सिद्ध करते हुए आ रहे हैं भजन लाल शर्मा कि वो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री हैं। वहाँ की देखिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो दोनों की जो है वो सामंजस्यता के साथ उस फैसले को लिया जा रहा है। तो इसमें इस तरीके के ना विपक्ष के पास तो पूरा खुली छूट है, वो सरकार की आलोचना करता ही, और ये कहा जा सकता है कि आलोचनात्मक एक बात है, बाकी सब ठीक है। सर आपने बात की गोविंद सिंह डोटासरा की, तो अभी जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और अभी पीसीसी चीफ भी हैं, 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। तो ऐसे में अभी उन्होंने अपने निशाने पर, जो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उन्हें अपने निशाने पर लिया हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं स्कूलों में छत गिरने से, ऐसी दुखद घटनाएं हुई है, उनको इन घटनाओं को लेकर के उन्होंने, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, भाजपा जो हमारी सरकार है, भजन लाल सरकार है, उनको टारगेट किया हुआ है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए लगातार अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें मदन दिलावर की, तो वो ग्राउंड पे काम करने वाले नेता हैं जी, और संगठन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, आरएसएस से वो बड़े जुड़े हुए रहे हैं। उन्होंने भी एक हाल ही में एक फैसला लिया है, उनके जो मंत्रित्व में जो विभाग हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी आता है, पंचायती राज भी आता है, संस्कृत शिक्षा भी आता है, तो उन्होंने इन तीनों विभागों में साफ तौर पर कह दिया, एक सर्कुलर निकाला और उन्होंने कहा है कि भाई स्वदेशी को अपनाया जाएगा। जो भारत की बनी हुई चीज़ है, जो कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, मेक इन इंडिया की जो बात लगातार कहते हुए आ रहे हैं, वो उसी को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जो डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर स्वदेशी ही जो है वो चीज़ें ली जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है इन विभागों में और वो किसी विदेश से आती है तो मंत्रित्व के लेवल पर वो जाएगी, और उसके बाद वो अगर लगेगा कि वाकई अति आवश्यक है, उसके कारण चीज़ें रुक रही है, तो उसके लिए वो करेंगे। तो एक अच्छा एक स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से अभी बात हुई और 7 बच्चों की मौत हुई है और एक बहुत हृदय विदारक ये घटना हुई है, झरझर स्कूल्स हैं हमारे और वो सारी चीज़ें, तो वो भी उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है। लेकिन हाँ, जिस मतलब त्वरित गति से चीज़ें होनी चाहिए वो शायद उतना गति से नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे कर्णधार हैं, बच्चे हैं, आगे हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, और उनके साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये बहुत दुखद है। तो वो झरझर बिल्डिंग्स जो हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो देखना चाहिए, उनको नोटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन सी है। और उसके उन्होंने कह भी दिया है कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो एमएलए फंड है और जो एमपी फंड है, हम उससे जो है जर्जर बिल्डिंग्स जो हैं उसको हम ठीक करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। देखिए क्या आपदा की स्थिति हो जाती, इस बार जो है जो एवरेज से ज़्यादा बारिश हुई है तो इस वजह से भी वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं लेकुनाज है, लेकुनाज वहाँ पर हैं कि अगर उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, कहना चाहिए कि उनसे जो जुड़े हुए जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जिनके अंदर टीचर्स भी आते हैं, कलेक्टर भी आता है, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी आते हैं, अगर उन तक ये बात गई है कि जर्जर बिल्डिंग है, सीमेंट गिर रहा है, उसके बावजूद अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की स्थितियाँ हैं तो उन्होंने टाइमली क्यों नहीं बताया। और अगर कहीं ऑफिशियल लेवल पर, कार्यालय लेवल पर अगर कोई चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो उनको भी नोटिफाई करना चाहिए और जो दोषी उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। सर, स्वदेशी की आपने बात की कि जो मदन दिलावर मंत्री हैं उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है भारत के लिए, हमारे राज्य के लिए। इसी कड़ी में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो हमारे खेल मंत्री हैं, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभी उन्होंने कहा था कि जो अभी है स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसमें जो रिटायर्ड आर्मी के जो लोग हैं, रिटायर्ड आर्मी अफसर हो या फिर
सैनिक हो यहाँ, उनसे ध्वजारोहण करवाया जाए। ये वैसे बहुत अच्छा कदम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्या इसके मायने हैं और ये कितना पॉजिटिव वो है, स्टेप है? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल सकारात्मक है। देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल करते हैं जनरली जो, और प्रधानाचार्य जो है वो करते हैं। अगर ऐसे में हमारे जब स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पता चले कि अगर ये एक्स सर्विस मैन है, इन्होंने इस युद्ध में जो है वो भाग लिया या हमारी सेना के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया और हमारी सेना का जो गौरव है वो अगर उनको पता चलेगा तो ये बहुत अच्छी है कि वहाँ से उनके अंदर जो है वो एक अच्छी बात जो है वो डेवलप होगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है अगर ये किया जाता है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि जितने भी हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जहाँ पर ये ध्वजारोहण होना है 15 अगस्त के दिन, तो वहाँ पर इन जो रिटायर ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, राजस्थान तो वैसे ही शूरवीरों की धरती है, और इतने, और शेखावाटी एरिया जो हमारा है वहाँ से तो हर घर से करीब करीब एक बच्चा जो है वो सेना की तरफ जाता है। तो सेना के लिए ये जो मनोबल है जो है वो बहुत अच्छा होगा, सेना के लिए भी अच्छा, और बच्चों में शुरू से इस बात की जो है वो बात उनके जहन में जाएगी कि हमको सेना के लिए जाना है और सेना किस तरीके से काम कर रही है ये हमको पता चलेगा। तो एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। सर, भजनलाल सरकार ने जहां अभी राखी पर बहनों को एक नया तोहफा दिया है कि राखी पर उनके जो बसेज हैं उनका किराया माफ़ किया है ताकि वो उनको कोई दिक्कत नहीं आए, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। लेकिन वहीं दूसरे एंड पे बात करें, हालांकि ये 2 दिन का जो अवसर है, त्यौहार है, उसके लिए बहुत अच्छी भेंट है, लेकिन दूसरे तरफ बात करें कि जो किराया वृद्धि हुई है रोडवेज बसों की, तो ये जो है ये एक आम जीवन का पार्ट है जिसमें जो यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं ये भार के रूप में ये फैसला को देखा जा सकता है। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अगर हम सरकार के पूरे कार्यकाल को देखें जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरीके, हम रेलवे को अगर हम एक बार देखें तो देखिए रेलवे में जितनी भी रियायतें दी जाती थी वो बंद कर दी गई। कोविड टाइम में तो बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। उसके बाद और भी कई कैटेगरीज में जो है रियायतें दी जाती थी। अब उन रियायतों को जो है वो कम कर दिया। प्रीमियम रेट ट्रेन्स चला दी गई हैं जिसके अंदर कोई रियायत नहीं मिलती और फ्लक्चुएट उनका किराया है। अगर आप एकदम अटेंडम अगर आपको जाना है तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पहले से प्लान कर रखा है अपना, तो अगर आपने रिजर्वेशन कराया तो उसका थोड़ा सा पैसे में कमी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सीधे तौर पर आप देखिए, जो 2014 से पहले का जो रेलवे था और 2014 के बाद का जो रेलवे है उसमें कितना चेंजेस आया है। हम बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, हमारे स्टेशन जो है लगातार जो है वो एकदम आधुनिक बनाए जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, ट्रेनों में जो है सुविधाओं को बढ़ाया गया है, इलेक्ट्रीफाई किया गया है। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो कहीं कहीं तो हमको देना पड़ेगा। अब रोडवेज की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रोडवेज का हमारे पड़ोसी राज्य की बात करें एमपी में तो रोडवेज को डिसॉल्व कर दिया गया है। वहाँ पर प्राइवेट है, अब वो मर्जिया जैसे लोगों के साथ उनका बिहेवियर रहता है और जो वहाँ का जो किराया है उसमें भी बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। तो उस तरीके को देखते हुए अगर हम दे रहे हैं, लेकिन हाँ 10 से 30% तक बढ़ाया गया है जी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर रियायत करनी चाहिए थी कि इतना नहीं, जो वैसे सामान्य बसों में थोड़ा कम बढ़ाया गया है, लेकिन जो प्रीमियम बसें हैं, वोल्वो हैं या लग्जरी है, सुपर लग्जरी बसें जो उसके अंदर 30% तक का इजाफा किया गया है। तो उसमें थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को कि इस तरीके का रखें कि वो ठीक है। और बाकी बहनों को उन्होंने तोहफा तो दिया ही, 2 दिन अब जो है वो हमारे राज्य की जो महिलाएँ हैं वो फ्री में सफ़र करेंगी। तो ये अच्छी एक परिपाटी पहले राखी वाले दिन के लिए किया जाता था, लेकिन अब 2 दिन उन्होंने किया, तो ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हमको अगर कोई सुविधाएं चाहिए, हमको फुल प्रूफ चीज़ें चाहिए, हमको सुरक्षा के लेवल पर हमारे जो है सुविधाएं हों, तो उनके लिए थोड़ा पे करना पड़ेगा। तो ये बड़े दिनों बाद जो है वो वृद्धि की गई है, पर इसमें थोड़ा सा उनको और करना चाहिए था कि 10%, 12%, 15% तक रखना चाहिए था। 30% थोड़ा सा एकदम ज़्यादा है, तो वो एकदम भार पड़ा है। सर, मेरा एक लास्ट सवाल की बात हुई सुरक्षा की, तो इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी हाल ही में आरएस अधिकारी की गोली मारकर हत्या हुई, इससे सवाल उठे सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, जब प्रशासनिक अधिकारी ही सेफ नहीं है, हालांकि कहा गया कि वो उन्हीं के रिश्तेदार थे जिन्होंने ये दुर्घटना को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कोशिश भजनलाल सरकार की लगातार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की है। वो लगातार कोशिश इस बात की करते हैं कि जो हमारे ये जो प्रदेश है उसके अंदर सभी सुरक्षित रहें, पुलिस तंत्र जो है वो मजबूत रहे, उस और कदम भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री भी जो है वो उनके पास, ये गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो कोशिश इसी बात की है कि अब कई बार क्या होता है, कई घटनाएं जो हैं हो जाती हैं, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई कितनी जल्दी होती, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई अपराध हो गया, उसको कितनी जल्दी से टेक केयर किया और उसके बाद जो अपराधी तक के पुलिस कितनी जल्दी पहुंची, उसका समय कितना कम किया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए, अपराध एकदम रुक जाना, एकदम अपराध नहीं होगा ऐसा कहा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपराध तो होंगे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कितनी जल्दी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार कोशिश कर रही है। अब पुलिस में भी भर्तियां जो है वो होंगी और कोशिश इस बात की है कि हमारा जो साइबर क्राइम का जो पुलिस थाना है वो भी एक्टिवली काम कर रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत जो है वो हमने अभी देखा कुछ ही दिनों में कि साइबर क्राइम के भी बहुत बड़े बड़े जो है वो घटनाएं हो रही है। तो कोशिश ये इस बात की है कि हम आधुनिकता के साथ किस तरीके से हमारी पुलिसिया तंत्र को मजबूत करें। तो कोशिश में मानते हैं कि कुछ दिनों में चीज़ें और भी ठीक होंगी। आज इस खास कार्यक्रम में हमने बात की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर स्वदेशी अपनाने की हो या फिर जो हमारे आर्मी के रिटायर्ड जो अफसर होते हैं या सैनिक होते हैं उनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराने की। तो ये सारी सरकार की कई सारी योजनाएं, कई सारे कदम हैं जो सरकार हमारे राजस्थान राज्य के लिए आगे लेने वाली है। तो इन सारे मुद्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से, एक विस्तृत तरीके से दुर्गेश जी ने हमें क्लियर किया। तो आपके लिए बहुत ही अहम जानकारियां हैं जो आज आपको मिली। ऐसे ही आगे भी कुछ अहम मुद्दों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम में। नमस्कार।